दोस्तों नमस्कार। कैसा रहा आज का दिन? जनचौक इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मिश्र एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और सबसे पहले मेहमानों से परिचय कर लिया जाए तो मेरी दाहिनी तरफ सुचेता डे नाम लिखा आप देख रहे होंगे। एक्टू की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक संगठन है मजदूरों का, उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जेएनयू की शासन की अध्यक्ष भी रही हैं और इस समय जो है मजदूरों के बीच काम कर रही हैं, दिल्ली में रहती हैं। प्रोफेसर रविंदर गोयल हमेशा की तरह फिर हम लोगों के साथ हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय से, और वरिष्ठ पत्रकार वाई.एस. गिल साहब भी हैं हम लोगों के साथ एक बार फिर बने हुए हैं। और कुछ और मेहमान आएंगे, इस बीच हम उनको जोड़ लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, एक बड़ी खबर आज आई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। उन्होंने एक ट्वीट किया है, लेकिन उसके पहले अगर भूमिका से शुरू किया जाए तो 2014 में प्रधानमंत्री कहिए या पूरी बीजेपी जब चुनाव में आई थी तो उसने कहा था 2 करोड़ रोजगार पर ईयर वो देगी, और इसके साथ ही 15 लाख रुपए जो है हर एक नागरिक को मिलेंगे जब काला धन वापस आ जाएगा, या जिस भी तरीके से 15 लाख रुपए देंगे। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर बाद में जो है गृह मंत्री ने दोनों चीजों को जुमला करार दिया था। 15 लाख को तो सीधे जुमला करार दिया था, बाकी और चीजें भी इसी तरह से बारी बारी से जुमले में बदल गई थी। यही लोगों ने, नागरिकों ने मान लिया कि सब कुछ जुमला था। अभी इस साल जो बजट पेश हुआ है उसमें एक बार फिर बजट में कहा गया है कि पिछले जो है अगले जो 5 सालों में 60 लाख रोजगार जो है सरकार पैदा करेगी और इस तरह से रोजगार के सवाल को हल करेगी। अब उसका क्या हुआ, जो रोजगार पैदा हो रहा था कितना हुआ, कोई आंकड़ा अभी सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन इस बीच आज एक बार फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा कि अगले जो 18 महीने में 10 लाख रोजगार सरकार पैदा करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो इस तरह के जो है पद भरे जाएंगे। तो एक बार फिर जो है एक नई बात आ गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब इस पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है, पिछले जो है 8 सालों की, कि 72,000 पद जो है इस देश के अंदर, 14 लाख जो है एम्प्लॉई हैं रेलवे में, 72,000 पद वहां खत्म कर दिए गए हैं। इसी तरह से यूपी में वहां कहा जा रहा है 12,80,000 जो है टोटल जो है सरकारी पद हैं, 5 लाख वैकेंसी है। और बारी बारी से खबरें आती रहती हैं कि योगी आदित्यनाथ कब प्रधानाचार्य का पद खाली खत्म कर रहे हैं और कब जो है टीचर्स का खत्म कर रहे हैं। तो जो दिशा है सरकार की वो प्राइवेटाइजेशन की है, पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की है और रोजगार को खत्म करने की है। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का ये बयान आया है, ट्वीट आया है, तो ये कितना रोजगार के लिए है, कितना डाइवर्जन है, या 2024 का कोई जो चुनाव आने वाला है वो उसको देख के कुछ कर रहे हैं? तो इस पर हम बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो है सुचेता डे जी से। इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए रोजगार के सवाल को बहुत नजदीक से देख रही हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है पब्लिक सेक्टर और दूसरे सेक्टर से सीधे जुड़ता है। सुचेता जी, इस घोषणा को किस रूप में देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, शुक्रिया महेंद्र जी। देखिए, ये घोषणा एक तरीके से घोषणा ही है, क्योंकि घोषणाओं में ये सरकार जो है बहुत माहिर है। घोषणा में और प्रचार में कहा गया कि दिसंबर 2023 तक, जितना मैंने देखा, 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। जबकि ये सरकार जब शुरू हुआ था, जैसे कि आपने बोला, आपने खुद ने बोला कि 2014 के शुरुआत में यही नरेंद्र मोदी जी जो आज कह रहे हैं कि 1.5 साल और बाकी है, 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे, उन्होंने कहा था कि हर एक साल में वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसको बाद में उन्होंने जुमला घोषित किया। और आज कहा जा रहा है, जब इनका सेकंड टर्म लगभग 2023 तक खत्म हो जाएगा, तब कहा जा रहा है कि अभी से लगभग 1.5 साल से थोड़ा कम समय में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसमें अच्छा ये कहा जा रहा है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में ये नौकरियां ये जेनरेट होंगी। पब्लिक सेक्टर का अगर हम लोग, और ये नौकरी जेनरेट करने के लिए जो घोषणा मैंने देखा, उसमें कहा जा रहा है कि बिजनेसेस को, जो व्यवसाय है, उनको स्टिम्युलस, फिस्कल स्टिम्युलस दिया जाएगा 27 लाख करोड़ रुपए का।
तो रोजगार जो कहा जा रहा है कि दिया जाएगा 10 लाख, इसमें ठोस एक चीज होता है जुमला, आप कुछ भी कह दे, आपने 2 करोड़ कह दिया, आपने कह दिया 2 करोड़ नौकरियों के बाद आपने कह दिया कि उसी के बाद प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद आप टीवी इंटरव्यू में जाके कहते हैं कोई पकौड़ा तौल रहा है, वो भी तो रोजगार है, तो उसको भी 2 करोड़ में काउंट कर लो। उसके बाद आप खुद कह रहे हैं, आपके एक के बाद एक मंत्री, अमित शाह, पीयूष गोयल, सब लोगों का बयान है कि भारत के युवा सरकारी नौकरी पाने का सपना जो है वो छोड़ दे, अभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा सबका। और आत्मनिर्भर भारत बनना, इसको एक तरीके से बेरोजगारी का एक दूसरा नाम आत्मनिर्भरता दिया गया, क्योंकि सरकार आपके साथ नहीं है। जो हम लोगों ने इस दौरान देखा, लॉकडाउन का वो जो भयावह समय था, जिसमें कई आंकड़े आए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे डिक्लेयर किया और नेक्स्ट दिन माने कुछ ही घंटों के अंदर मिलियंस, जो आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो आंकड़ा है, जिस समय लॉकडाउन के समय उन्होंने बेरोजगारी पे जो सर्वे निकाला था, उसके मुताबिक 100 मिलियन लोगों ने रातों रात नौकरी खो दिया। अब इसका मतलब है कि आप 10 लाख बोल दीजिए, आप 2 करोड़ बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, ठोस इसका कंटेंट क्या है? तो उसके बतौर हमने देखा, कहा गया कि 27 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिम्युलस बिजनेसेस को दिया जाएगा। तो अंततः तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि रोजगार कितना आएगा नहीं आएगा, ये तो हमने देख लिया है पिछले 5 साढ़े 5 साल में। ये सरकार ने एक ही काम किया है, वो है जो वैकेंसीज थी उनको खत्म करना, सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसीज थी उनमें खत्म करना बड़े मात्रा में। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी का तो कोई मतलब भी होगा ना, नौकरी का मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं आज भूखा हूं और मुझे अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए लेबर चौक में खड़ा होना पड़ रहा है, दिन भर मैंने बिताया, कल मुझे कुछ मिला और सरकार उसको भी नौकरी में गिन ले। ये नौकरी नहीं है। नौकरी का मतलब है कि सरकार ने ऐसा कुछ वैकेंसीज निकाले हैं या प्राइवेट सेक्टर को मजबूर किया है कि आप एक साल में इतनी नौकरियां देंगे और उसका एक संख्या वहां से तय होगा। ये कहा जा रहा, अल्टीमेटली ये जो होगा, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि प्राइवेट सेक्टर को और एक बार एक फिस्कल स्टिम्युलस देने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है, जो 27 लाख बिल्कुल करोड़ बिल्कुल रुपए का घोषणा बिल्कुल आज आएंगे सरकार आपके ने किया। पास। जी जी, इससे आप आपके पास फिर हाँ, आएंगे और इसको इस बात सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज आपने बहुत सही इशारा किया है जरूर। कि ये रोजगार नहीं देना है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को मदद पहुंचानी है। वो जो अपने सरकारी बैंक हैं, जो सरकार का और जनता का पैसा है, 27 लाख करोड़ वो दिया जाना है, उसके लिए एक बहाना तलाशा जा रहा है। डॉक्टर सुनीलम जी हम लोग के पास आ गए हैं, और जो है पूर्व विधायक हैं, किसान मोर्चा के नेता हैं, और लगातार संघर्षों में के साथी हैं। सुनीलम जी, आज हम लोग जो विषय उठा रहे हैं, वो अभी प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है कि वो जो है 10 लाख नौकरी अगले 18 महीनों में सरकार देगी विभिन्न जो है सेक्टर्स में। तो एक पिछले दिनों भी घोषणाएं हुई हैं, 2 करोड़ देंगे, ये बातें थी। फिर बीच में बजट में भी अगले 5 साल में 60 लाख रोजगार देने की बात थी। नई तस्वीर ये है कि कोरोना काल के दौरान 1 करोड़ लोग जो है नौकरी उनकी छिन गई थी, गांव में चले गए थे। बड़ा हिस्सा अभी भी वापस नहीं आ पाया है। महिलाएं जो है, कहा जा रहा है कि सरकार का आंकड़ा है 35% जो वर्क फोर्स में थी, घट के उनकी संख्या 21% पे आ गई है। तो दिशा एकदम बिल्कुल उल्टी है, और सीटें और नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इस घोषणा को किस रूप में देखा जाए, आप किस रूप में देखते हैं? और इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट का जो सवाल है, ये जो समस्या है कितनी बड़ी है, इसको भी आप फोकस करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया बहन जी। असल में बात ये है, एक ट्वीट में अभी पढ़ रहा था एक नौजवान का, उसने लिखा कि आप ये बताइए कि जो नौकरियां आप देने वाले हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल होंगी या परमानेंट होंगी, किस किस्म की ये नौकरियां होंगी और इसके अंदर कितनी पगार मिलने वाली है। उसने कहा कि मोदी जी, हमारा अनुरोध ये है कि आप गंगा बता करके हमारे को नाले में मत कूदवा दीजिएगा। अब ये टिप्पणी एक नौजवान की है जो जरूर बेरोजगार होगा, जो मैंने ट्वीट उसका पढ़ा। अब मेरा कहना यह है कि असल में इतनी लो विश्वसनीयता है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, चंद्रशेखर राव आजकल एक वो लेकर के चलते हैं, जो है वो सुनाते हैं लोगों को रिकॉर्डिंग कि मोदी जी ने कहा था कि जो है वो ₹1.10 यूनिट की बिजली दिलाएंगे, और अब जो है ₹11 यूनिट की वो दिला रहे हैं। इससे बड़ा झूठा जो है प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ।
मतलब ये है वो लगातार झूठ बोलते रहे। उन्होंने 16 करोड़ हो गए, मतलब कुल मिला के 2 करोड़ साल के हिसाब से अगर देखा जाए 8 साल के अंदर 16 करोड़ हो गए। 16 करोड़ के बाद में आप सीधे 10 लाख के ऊपर आप आ गए हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति झूठी और केवल झूठ ही बोलता है उसके 10 लाख के ऊपर भी जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब सवाल ये है कि वो 10 लाख क्या है। अब उसके अंदर उन्होंने एक बात ये कही है कि हम जो है वो अग्निपथ के ऊपर चलाने के लिए क्या अग्निवीर। अब ये 4 साल के अंदर जो है आप 4 साल के लिए नौजवान को आप तैयार करेंगे, 17 साल के अंदर करेंगे, मतलब 10वीं 12वीं का बच्चा होगा, आप उसको फौज के अंदर ले जाएंगे। अब एवरेज एज जो है जो तैयार करने की एक फौजी को होती है वो कम से कम 3 साल की उसको ट्रेनिंग लगती है। 3 साल में वो ट्रेंड होगा, चौथे साल आप उसे बाहर कर देंगे, 5वें साल जो है वो एक फौजी जो है वो एक बंदूक लेकर के बैंक के बाहर में या किसी कॉलोनी के बाहर में बंदूक लेकर के सुरक्षा कर्मी के तौर पर खड़ा रहेगा। और आपने कहा है कि शायद उसको शायद 25-30 हजार रुपए कितना देने की बात है और उसमें से 9 हजार रुपए कटेगा और वो बाद में उसको मिलेगा। कुल मिलाकर के आप एक झांसा देने की एक कोशिश चल रही है। अब मैं अगर आपसे बात ये कहूं कि जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं अभी वो 8.72 लैक्स जो वैकेंसीज हैं। टोटल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है वो 60 लाख वैकेंसीज हैं। तो अगर आप कुछ भी एडिशनल बात नहीं करते और केवल इतनी बात होती कि भाई जो वैकेंसी है जिसकी जरूरत है सिस्टम के अंदर हम उसको पूरा करने की बात करेंगे, तब भी बात समझ में आ जाती। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स के अंदर 6 से 8% की गिरावट आई है। लेबर फोर्स जो है, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनकी के अंदर भी उनको भी काम नहीं मिल पा रहा है, उनके अंदर भी कमी आई है। और आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक समय में आपके 8-10 साल पहले 42 लाख लोग थे, वो अभी 32 लाख के ऊपर आ गए हैं। तो आपकी जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, वो इस तरीके की है कि अभी आप सोचिए, आप सब लोगों ने पता नहीं उसमें कितना ध्यान दिया है नहीं दिया है। इस समय कुल मिला करके जो है पहले 13,000 ट्रेनें थी, अभी 11,000 ट्रेन चल रही है, 2,000 ट्रेनें कैंसिल हैं। अब ये क्यों कैंसिल है? क्योंकि उनके पास में मैन पावर नहीं है, उसको चलाने का नहीं है, वो मेंटेनेंस के लिए नहीं है। कुल मिलाकर के उनको नौकरियां जो एक समय में 14-15 लाख थी, वो 7 लाख के ऊपर रेलवे के अंदर ले आए हैं। उसको जो बात आप कह रहे थे प्राइवेटाइज करना है, तो नौकरियां देना जो है वो एक्चुअल में उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम किया, बहुत ज्यादा अभी ये प्रॉफिट वाला सब कुछ करा लिया, नुपुर शर्मा वाला एक फिक्स्ड मामला था। ऐसा करने के साथ में एक बड़ा पोलराइजेशन बनेगा, 2024 के लिए एक बड़ा लाभ होगा। लेकिन जब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आप महंगाई के सवाल को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लेकर के आप दरकिनार कर रहे हो, आप डाइवर्ट करने का काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हम ये 10 लाख जो है वो भी लोगों को हम देने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये युवाओं को फिर से वो सड़क पर ना आ जाएं, वो मैदान में ना आ जाएं। सुचिता जी जैसे जो लीडर हैं, ये हर समय मैदान के अंदर लोगों को इकट्ठा करते रहते हैं, युवाओं को देश भर के अंदर। तो कहीं इनके चक्कर में युवा खड़ा ना हो जाए, वो हमारे ही जो है वो अफीम चाटता रहे धर्म वाली, और हमारे ही जो है किसी ना किसी झांसे के अंदर वो अपना व्यस्तता बनी रहे। और इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए अभी भी एक और कोर्स है, आप अकेला दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे, कोई भी जगह पर जहां पर ये वैकेंसी निकालते हैं उसके अंदर 2-3 साल तो इनको उस पूरी प्रोसेस को करने में लगते हैं। ज्यादातर जगह पर पेपर लीक हो जाता है, फिर वो रद्द हो जाती है। कहीं पर जो है लिस्ट बन जाती है, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, वो रद्द हो जाती है। कुल मिलाकर के 360 बहाने हैं वैकेंसी निकाल करके, और उन वैकेंसीज को भरने की पूरा एक मतलब पत्र भी दे देते हैं लोगों को कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन वास्तव में आदमी को नौकरी नहीं मिलती है। तो यही झांसे मामला है 2024 के लिए, ये हमारा कहना है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने इशारा किया। पिछले 8 सालों में कहा जाए तो लगातार कैसे पदों को खत्म किया जाए, और अगर कोई पद है रिक्रूटमेंट कर भी दिया गया तो उसके में 4-4 एग्जाम लिए जा रहे हैं, बीच में पेपर लीक कर दिया जा रहा है, फिर टल जा रहा है, अगले 4 साल बाद कब उसका नंबर आएगा। और आपने देखा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो पेपर था वहां लीक हुआ, उसमें कहा जा रहा 35,000 जो है वैकेंसी थी, 1,20,00,000 जो है स्टूडेंट उसको उसका फॉर्म भरे थे, एग्जाम दे रहे थे। और जब पेपर लीक हुआ तो बहुत स्वाभाविक है उनका गुस्सा सामने आया और ट्रेन उन जलाने में हो गया है। तो आज एकदम एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर क्या माना जाए रविंदर जी, क्या ये प्रधानमंत्री का ये जो बयान है, घोषणा है, एक सेफ्टी वाल्व है, जो गैस भर रही है उसको एक रास्ता दिया जाए, नहीं तो विस्फोट सामने आएगा और फिर
24 तो 24 जाएगा, पता चला पूरा जो व्यवस्था पलटने की तरफ बढ़ सकता है। देखिए, मैं जो इस चीज को जिस तरीके से समझता हूं वो ये है कि पहले तो 10 लाख रुपए 10 लाख नौकरी देने का जो नारा है वो देश की बेरोजगारी के संबंध में ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है। इस देश में अगर अंदाजा किया जाए, जैसा सुचेता जी ने ही बताया, इन्होंने ही बताया कि 7-8% बेरोजगारी का तो आंकड़ा है, लेकिन ये 7-8% बेरोजगारी का आंकड़ा जब आप बात करते हैं तो एक बात समझनी जरूरी है कि इस देश के अंदर लोग बेरोजगार नहीं रह सकते हैं जब रोटी का इंतजाम नहीं है। तो वाकई में यहाँ पर एक अच्छे काम काज की तलाश करने वाले लोगों की संख्या जो है मेरी समझ से आज 20 करोड़ के आसपास होगी। 7-8% के हिसाब से तो 8-10 करोड़ ही बनती है, लेकिन ये कम से कम 20 करोड़ होनी चाहिए। तो पहली चीज है, ये 10 लाख नौकरी देने का जो झांसा है ये कोई ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये सरकारी कार्यालयों में पुरानी वैकेंसियों को भरेंगे। पुरानी वैकेंसियों को भरेंगे का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जैसा सुनील जी ने बताया, कि ये कोई नई नौकरी नहीं जनरेट होने वाली है। वरुण गांधी ने अभी ट्वीट करके कहा है कि इस देश के अंदर सरकारी नौकरियां करीबन 60 लाख खाली हैं, तो ये 60 लाख में से केवल 10 लाख ही भरने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, ये जिस तरीके से नौकरी सृजित करना चाहते हैं उस तरीके से इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो सकता। एक छोटा सा आंकड़ा पहले आता था जो अब ये नहीं देते हैं। एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा जरा जटिल कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं बता देता हूं। उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि विकास और रोजगार का क्या संबंध है। तो आज से 10 साल पहले वो बताते थे कि यदि विकास 1% से बढ़ता है तो रोजगार 0.12 बढ़ता है। यहां पर यदि आबादी 2% सालाना से बढ़ रही है तो आबादी के अंदर नए आने वाले लोगों को भर्ती करने के लिए केवल कम से कम भी नहीं तो 15-16% विकास चाहिए। जिस विकास के रास्ते पर यहाँ चल रहे हैं उस विकास के रास्ते पर इस देश की बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं होगा। इस देश की बेरोजगारी की समस्या का अगर हल करना है तो पहला काम है कि यहाँ पर खेती को जो है मेरी समझ से एक नई जान उसमें डालनी होगी। इस देश के अंदर कम से कम भी नहीं तो 40% खेती जमीन खाली पड़ी है जिसके ऊपर खेती नहीं होती है। 60% खेती है वो जो बारिश पर निर्भर है। अगर खेती में कुछ नया निवेश करके खेती के अंदर पुनर्जीवीकरण करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य में रोजगार भारी पैमाने पर देंगे तभी बेरोजगारी की समस्या का हल होगा। ये जो प्रधानमंत्री का बयान है ये केवल और केवल मुझे लगता है अन्य कारणों के अलावा ये जो श्रीलंका में उथल पुथल हो रही है उससे भी डर करके लोगों को एक झुलावा देने की मात्र है। और इससे ज्यादा बहुत 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 सही दिशा में आपने इशारा किया है। और एक आंकड़ा है कि जो 20 से 30 साल के एज के लोग हैं, यूथ हैं, और उसमें 10 साल उन्होंने पढ़ाई की है, उनका 26% हिस्सा जो है इस समय बेरोजगार है। ये बड़ा पुरुषों का 26% हिस्सा जो है बे-रोजगार है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए इलाहाबाद से और छात्र आंदोलनों के अगुआ रहे, छात्र नेता हैं, और पिछले दिनों 69,000 वैकेंसी को भरने का जो सवाल था उसमें जो धांधली हुई थी, अनियमितता हुई थी, उसके खिलाफ जो इन्होंने मोर्चा संभाला था। और इस समय इलाहाबाद जो है कह सकते हैं खुदकुशी का केंद्र बन गया है। हम लोग इसको उपत्यका घाटी बोलते हैं जहां आत्महत्याएं होती हैं। सुनील, इलाहाबाद तो केंद्र रहा है, फैक्ट्री रहा है आईएएस पैदा करने और ब्यूरोक्रेट्स पैदा करने की, वहां इसमें आत्महत्याएं हो रही हैं, जरा उस पर प्रकाश डालिए। और उसके साथ अभी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है वो इसको किस रूप में देखते हैं? तो थोड़ा लेट जुड़ पाए, जिस तरह के हालात हैं इलाहाबाद के अंदर देख ही रहे हैं, उसके अलग अलग मीटिंगों में व्यस्तता के चलते और कई साथियों को सुन नहीं पाए। सुचेता जी हमारे साथ में शायद बोल चुकी हैं बातचीत उसमें। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों ने पिछला एक बड़ा आंदोलन विधानसभा चुनाव के पहले रोजगार पे खड़ा करने की कोशिश किया और हम लोगों ने नारा ही यही दिया था कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। और आप देखिए तो पूरा आंकड़ेबाजी है और ये पूरा आंकड़ों में ऐसे खिलाते हैं जैसे लगेगा कि बहुत कुछ होने वाला है लेकिन मौके पे कुछ नहीं मिलता है।
माने जिस भर्ती की आप जिक्र किए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का, आप सोचिए तो अभी वो मामला पूरा होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। और उस भर्ती में मैं तो उस दिन से था जिस दिन एग्जाम हुआ, उसमें भयंकर पैमाने पे पेपर आउट हुआ, लोग पकड़े गए, लेकिन एक भी व्यक्ति उसमें बाहर नहीं हुआ। और आप देखिएगा उसके बाद पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में अपारदर्शी है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक स्तर पे देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज लखनऊ में पिछले कई महीनों से धरना चल रहा है, और वो है आरक्षण के घोटाले का सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी SC ST छात्रों को माने जो मिलना चाहिए था नौकरी, वो नहीं मिली। और आप आकलन करिएगा, 40,000 रुपए के हिसाब से 19,000 छात्रों के एक महीने का वेतन और एक साल का वेतन आप निकालिए तो अरबों रुपए का। और सरकार खुद ये मानी है कि 6800 लोगों का घोटाला हुआ, सरकार उसको चयनित भी कर दी चुनाव के पहले। और अब आप सोचिएगा 69,000 के अलावा 6800 लोगों का जो चयन है वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए तो सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सरकार के इस्तीफे होने चाहिए थे। इसके लिए जो मंत्री उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी जिम्मेदार, उनको जेल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो आतंक का राज हमको दिख रहा है वो सिर्फ समाज के अंदर तो है ही, माइनॉरिटी के अंदर है ही, नौजवानों के ऊपर भी एक आतंक का पूरा सरकारी हमला है। तो हम ये जो देख रहे हैं, जो बेरोजगारी का दंश है और जिस तरह से आत्महत्याएं हुई हैं, आप सोचिएगा, बहुत साफ है लोग हताश हैं किसी भी उम्मीद में कि अब कोई रोजगार हमको नहीं मिलेगा। और जो अभी ये 5 साल संविदा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में, योगी सरकार जब बनी थी तो उन्होंने ये कहा था कि 5 साल संविदा हम प्राथमिक विद्यालयों में लाएंगे। उसका विरोध हुआ और उसके बाद वो वापस हुआ, और अब उसी पैटर्न को सीधे सेना में ला रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि 14 सुनील हम आपको रोकेंगे क्योंकि वो बात आ चुकी है। सिर्फ ये बताइए, अभी इलाहाबाद में आत्महत्याएं पिछले 1-2 सालों में कितनी हुई, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है, जो लोग बैठे हैं गेस्ट वो भी समझे जाने इस बात को, कितने लोग आत्महत्या किए हैं छात्र जो है। जैसे आप देखिए तो ये जब योगी सरकार बनी, माने ये रिसेंट जो चुनाव हुआ, इसके बाद जो हम लोग देख रहे थे, तब से लेके मुझे लगता है कि एक खास 2 महीनों के अंदर, योगी सरकार से बनने के अंदर 2 महीने में करीब ऐसे 30 लोग जो नौजवान हैं वो आत्महत्या किए 2 महीने के अंदर। और आप सोचिए, ज्यादा माने भयानक बात तब होती है जब उसमें लड़कियों की संख्या आई। इसके पहले लड़कियां आत्महत्या नहीं करती थी। ये नया दौर है जब लड़कियां भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई हैं। तो इससे समझ में आना चाहिए कि जो भयावहता है बेरोजगारी का, वो बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग देख रहे थे कि माने अभी जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं, और कहीं कोई वैकेंसी, बहुत छोटा जो रोजगार के अवसर मिलते हैं, जो डिग्री कॉलेजेस में होते हैं सिलेक्शन, उसमें 27,000 की उम्मीद थी और पता चला 4,000 वैकेंसी आई है। तो संकट बहुत बढ़ गया है। और ये जो सेना में बात आई, वो आप कह रहे हैं बात आ चुकी है। तो हम जो बात ये देख रहे हैं कि आप सोचिए कि आंकड़े तो बड़े बड़े हैं। एक चीज और मैं अंतिम बात कहूंगा, योगी सरकार ने फिर एक आंकड़ा दिया, कहा कि हमारे यहाँ प्राथमिक और मिडिल स्कूल में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है। और उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक जोड़ के, एक तरफ शिक्षा मित्रों के ऊपर तलवार लटकती है कि वो अध्यापक है ही नहीं, उनके पास पात्रता नहीं है, दूसरी तरफ जब अपना आंकड़ा पेश करना होता है तो उनको जोड़ लेते हैं कि हमारा टीचर टाट रेशियो ठीक है। तो ये दूसरा जो खेल करते हैं कि ये जो मिड डे मील बनाते हैं उसके हिसाब से तय करते हैं कि ओवरऑल कितने बच्चे हैं और उसके हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति। जी तो ये हर समय कुछ ना कुछ इस तरह की आंकड़ेबाजी कर ही रहे हैं। जी वाईएस गिल साहब, तो मुझे यही लगता है कि न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सुनील, ठीक है आएंगे फिर आपके पास। वाईएस गिल साहब, कहा जा रहा, सब लोग इशारा कर रहे हैं कि ये जो है जुमला है और इसको जो लागू किया जाएगा वो एक झांसा साबित होगा, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। और मैंने गुजरात में देखा है कि वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है पुलिस तक में जो है, वहाँ 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए के पर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। 10-10 साल काम करते हैं, उनको रेगुलर नहीं किया जाता और ऐसे जीवन बीत जाता है। और वही कहा जा रहा है गुजरात मॉडल दूसरे भी सूबों में लागू किया जाएगा, पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाएगा। क्या उसकी झलक इसमें देखी जा सकती है वाईएस गिल साहब? एक और जुमला लेके आ गए हैं, जुमलेबाज हैं, जुमला और एक ले हैं, 10 लाख नौकरियां।
10 लाख नौकरियां, साल में कितने लोगों को नौकरी की जरूरत होती है? हर साल कितने नौजवान नौकरी के लिए मार्केट में पहुंचता है? कम से कम 1 करोड़ नौजवान हर साल मार्केट में पहुंचता है नौकरी के लिए, और ये 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। इसमें शर्म आनी चाहिए इनको बोलते हुए भी, कि कम से कम बोले तो नहीं, अगर बोले तो बात तो कोई अच्छी करें। 1 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, आप बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियों को नौकरी देंगे। व्हाट डज इट मीन? ये तो एक नया जुमला है। अभी क्या है कि हमारी हालत जो है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ी हुई है, 9% से ऊपर जा रही है, और कुछ इलाकों में तो जैसे आपके हरियाणा में 35% तक नौजवान अनएम्प्लॉयड है। 35% आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये अर्बन आंकड़ा है वहाँ का, 35% अनएम्प्लॉयमेंट। तो इतना हैवी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, ऊपर से आप कह रहे हैं आप 10 लाख नौकरी देंगे। क्या करना, क्या चाह रहे हैं? योगी कहते हैं 10 लाख देंगे, वो कहते हैं 10 लाख देंगे। क्या ये 10 लाख का कोई आंकड़ा मजाक बना रखा है इन्होंने? और अब लेबर पार्टिसिपेशन क्या है हिंदुस्तान में? पहले क्या है कि करीबन 48% जो लोग हैं, मोटे तौर पर हिंदुस्तान में 90 करोड़ के करीब लेबर है, जो वर्कफोर्स है हमारी, उसमें से लेबर पार्टिसिपेशन जो था 48% के करीब, 47% के करीब था, वो घट के 40% हो गया। यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन घट हो गया, मतलब लोग जो है नौकरी तक नहीं खोज रहे हैं, नौकरी अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है नौकरी नहीं मिलेगी। कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ रजिस्टर कराएं? हालत ये है कि लेबर पार्टिसिपेशन इतना कम हो गया है। और सबसे वर्स्ट कंडीशन है औरतों की। औरतों के मामले में लेबर पार्टिसिपेशन जो हिंदुस्तान का, इट इज लेस देन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया हमसे कम है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो औरतों को वर्कफोर्स से बिल्कुल बाहर करने की कोशिश है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो खैर ये जरूरी होगा। तो जो ये करना चाह रहे हैं, ये सरकार चलाने की जगह ये अपना हिंदू राष्ट्र बनाने का धंधा है इनका, वही करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सुलीनम जी, आपको जाना होगा, हम आएंगे आपके पास। हम जगदीप जी का वो ले लेते हैं। जगदीप जी, ये घोषणा है क्योंकि सबकी नजर एक ऐसे मौके पे आई है जबकि लोगों को लग रहा था कि चीजें दूसरी चल रही है, एजेंडा कुछ और बना हुआ है, तब तक एक नया एजेंडा प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से दे दिया है, और लग रहा है जैसे प्रो पीपुल एजेंडा है, एक सवाल, एक समस्या, उसको हल करना चाहता है। किस रूप में देखा जाए इस पहल को? महेंद्र जी, आप ये देखिए कि दूसरी टर्म शुरू हुए सरकार की लगभग 3 साल बीत गए, और इन 3 सालों में रोजगार के ऊपर कोई नीतिगत काम नहीं हुआ। अब ये अचानक बैठे हुए एक सामने बात कर दी गई है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आश्वासन एक देने की प्रक्रिया है। वैसे बता दूं कि आश्वासन और झांसे में अंतर होता, और देश ने पहले भी आश्वासन देखे हैं, अब भी इस आश्वासन पे हैं। और आप देखिए कि 2024 में अभी कितना समय रह गया, उसके बाद जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कितना समय रह गया है, और जो वर्तमान स्थिति राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगारी की है, वो क्या है। ये सब के सब नीतिगत फैसले ना होके केवल मात्र घोषणाएं कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये सामाजिक असंतोष का कोई समाधान हो सकता है। और इस प्रकार से जो भारत का श्रम वर्ग है, जो भारत का एक ऐसा वर्ग है, युवा वर्ग, जिसके अपनी आकांक्षाएं हैं, जिसकी अपने दायित्व हैं, जो अपने कर्तव्यों को समाज में पूरा करते हुए अपने परिवार का पोषण करके अपनी कुछ उपलब्धियां करना चाहता है, ये उनके साथ मुझे नहीं लगता कि पूरा न्याय है। और मैं ये मानता हूं कि सरकार का इस प्रकार का एक वक्तव्य अब कितना लंबा आश्वासन इस सामाजिक असंतोष को कितना कम कर पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन पीछे जो हमने देखा है सरकार की नीतियों के बारे में, जब से ये सरकार आई थी, और बेरोजगारी का मुद्दा इनके चुनाव में मुख्य बिंदु रहा है भारत में, उस पे पिछले 8 साल में कितनी प्रगति हुई है, उसका कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, उसका कोई ऐसा सशक्त इनके पास आंकड़ा नहीं है, उसके लिए कोई ठोस इनके पास उदाहरण नहीं है। तो ये केवल मात्र आश्वासनों से जिंदगियां नहीं चलती, मेरा ऐसा मानना है। जी, और जी, जी,
जी। डॉक्टर सुनीलम जी, अभी मैं पढ़ रहा था, बीबीसी ने एक रिसर्च किया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ के आसपास। कुछ लड़कों से जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान, उनसे बात किया, तो अपने को मतलब कहते हो टाइम पास, नो वेयर इज एवरीवेयर। मतलब 20 से 30 तक कहा जाता है कि वो जो है सपने देखते हैं, तैयारी करते हैं, कहीं एक रोजगार मिल जाएगा, जीवन जो है बन जाएगा, और जब नहीं मिलता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और इस तरह से पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक देश जो आगे बढ़ना चाहता है, जो विश्वगुरु बनना चाहता है, उसकी इतनी जो है ऊर्जावान पीढ़ी अगर इसी तरह से समय गुजार के चली जा रही है, तो उस देश का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा, किस तरह से चीजें जो है 10 लाख इस देश में बताया जा रहा है कि 10 करोड़ ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उसमें 10 लाख की आप कोई संख्या ले आ दीजिए, और उसमें भी लोग कह रहे हैं कि आप झांसा दे रहे हैं, जुमलेबाजी है, कुछ मिलना नहीं है ठोस, तो फिर क्या सरकार कर क्या रही है, किस रूप में देखा जाए इस पूरे गणित को, जो जरूरत है और जो सरकार दे रही है? देखिए, जो बात तो आ गई है कि ऊँट के मुंह में जीरा है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, और सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि जो वो वायदे कर रही है, मतलब हमारे को अभी जब 12 से 15 करोड़ लोग जब बेरोजगार हैं, या फिर अखबारों ने जो फ्रंट पेज पे छापा कि 25 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो रोजगार की उम्मीद खत्म कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, या अभी जो लेबर फोर्स के अंदर अंतर की बात आपको बताई कि जो जिस तरीके से लोग निराश होके, मतलब लेबर फोर्स के अंदर भी गिनती कराने को तैयार नहीं है, कहीं पर अपना नाम भी लिखवाने को तैयार नहीं है, तो एक जबरदस्त निराशा का दौर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जिसे हम लोग युवा देश हम कह रहे हैं, और जो पूरी युवा शक्ति है, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। और इसलिए जरूरी ये है कि इसे 8 साल का एक अपना जो है वो श्वेत पत्र जारी करने का काम इसको करना चाहिए। इसे बताना चाहिए कि इसने असल में अब तक कितना एम्प्लॉयमेंट, जो अभी तो कह रही है कि हम 10 लाख देंगे, लेकिन अभी तक कितना दिया है ये भी पता चलना चाहिए। और कोरोना के अंदर कहीं पर हम पढ़ते हैं कि 1 करोड़ रोजगार खत्म हुए, कहीं पर पढ़ते हैं कि 4 करोड़ हम खत्म हुए, तो उसका भी एक पूरा का पूरा असेसमेंट होना चाहिए। और इसके साथ में एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में बात करनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मतलब नहीं है, मतलब है एक एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल पॉलिसी। और हम लोग जो लोग हैं वो जिस धारा से आते हैं, वो धारा बराबर इस बात को कहती रही है कि भारत के संविधान के अंदर रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के तौर पर जोड़ने का या बेरोजगारी भत्ता देने का एक कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। और वो अधिकार अभी मिल सकता है जब उसको राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर काम हो। और अभी तो स्थिति ये है कि अगर आपने मनरेगा भी दिया है, तो मनरेगा के अंदर भी एवरेज 35 से 40 भी एवरेज नहीं आ रहा है, और वो अभी तक जो है उसको शहर के अंदर भी आपने लागू करने का काम नहीं किया है। तो ये जो पूरी, मतलब ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई पूरी डेवलपमेंट मॉडल के साथ में जुड़ी हुई है। और ये जो इनका मॉडल है, वो मॉडल है अमेरिका या यूरोप की नकल करके पूंजी के ऊपर आधारित, ऊर्जा के ऊपर आधारित, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मॉडल है। श्रम शक्ति के ऊपर वो आधारित मॉडल नहीं है, इसलिए वो एक तरीके से इंडियन मॉडल वो नहीं है, और इसलिए वो कारगर होने वाला नहीं है। और इसलिए जरूरी है कि डेवलपमेंट पॉलिसी किस तरीके की होगी, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। और वो जब बातचीत होगी तो उसमें खेती की, किसानी की बात आएगी, और वो सबसे बड़ा एक सेक्टर है जिसके अंदर आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन जैसा अभी इलाहाबाद के छात्र नेता कह रहे थे कि मतलब 30 युवाओं ने आत्महत्या की और लड़कियों ने ज्यादा आत्महत्या की, और किसान अगर बड़े पैमाने पर, अभी पंजाब में सरकार बनने के बाद आप ही के चैनल के ऊपर चर्चा हुई थी कि बड़े पैमाने पर आत्महत्या के अब जो है केसेस सामने आने लगे हैं पंजाब के अंदर भी, तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक वार्निंग की बात है, और इसके ऊपर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि लोग इस तरीके की आंकड़े की झांसेबाजी में लोग फंसने वाले हैं। और ये जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर कोई परमानेंसी नहीं है, और उसके बाद में कोई ओल्ड एज पेंशन वाला जो एक बड़ा सवाल एम्प्लॉयज के अंदर भी बन गया है कि हम अगर नौकरी भी कुछ समय करते हैं, 4 साल अगर हम आर्मी में या कहीं पर फौज में नौकरी करते हैं, उसके बाद में हमारा भविष्य अगर पूरी तरीके से जो है अगर अनिश्चित है, तो फिर हमारे लिए इस नौकरी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला
नहीं है, तो मुझे नहीं, लगता है कि जी। भ्रम पैदा करने की कोशिश है और श्रीलंका जैसी स्थिति ना बन जाए, ये बताने की कोशिश है और दुनिया को एक बताने की कोशिश है कि नहीं, हम केवल पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, भारत पाकिस्तान हम नहीं कर रहे, हम केवल बुलडोजर नहीं चला रहे, हम एम्प्लॉयमेंट की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक आई वॉश किस्म की ये चीज है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुचेता जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे जरा ठोस सवाल कुछ करूंगा, थोड़ा वो भी हो सकता है उल्टा भी। ट्रेड यूनियन पर आप काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर और तमाम एम्प्लॉय जुड़े होते हैं, वर्कफोर्स इतनी तैयार है, वर्कफोर्स मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ तैयार है, वो जो है वो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, ये गुस्सा क्यों नहीं बन रहा है, गुस्से का रूप क्यों नहीं ले रहा है, सड़क पर क्यों नहीं दिख रहा है? ये सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाए और संगठनों द्वारा उसको संगठित किया जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं देखिए, इस दौरान अगर सड़कों पे जरूर मैंने ये बात एकदम ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने किसान आंदोलन में जिस तरीके का ऊर्जा और जिस तरीके का स्पॉन्टेनिटी, इतना बड़ा आंदोलन जो हम लोगों ने देखा, वो मजदूरों के सवाल पे, खास करके जो 4 लेबर कोड लाए गए उसके बाद मजदूरों के सवाल पे हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे देश के अलग अलग जगह में अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पे आंदोलन, बहुत स्पॉन्टेनियस आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों में, नौकरी में छटनी के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन, स्कीम वर्कर्स का आंदोलन, स्ट्राइक उनका, माने उन्होंने लगातार इस दौरान स्ट्राइक किया है, कोल सेक्टर में मजदूरों का स्ट्राइक, बैंक सेक्टर में मजदूरों का स्ट्राइक, बैंक स्ट्राइक हम सब लोगों ने देखा है, रेलवे के अंदर नया यूनियन बनना, ये सारा प्रक्रिया इसी दौरान हुआ है। लेकिन जरूर जिस स्केल में किसानों ने आंदोलन किया और एक कंपनी राज को एक मूलभूत सवाल बनाया, इसका एक कारण ये भी है, मैं आपको बता दूं कि अभी अगर हम हमारा जो वर्कफोर्स उसका जो डिवीजन है उसको हम देखेंगे तो लगभग मुझे जी समय 95% से ज्यादा, और अगर इनका रियल सिचुएशन अगर देखेंगे, असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो हैं, कोई भी लेबर लॉ लगभग देश के ज्यादातर जगह में असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं है। न्यूनतम मजदूरी जैसा बेसिक चीज बाकी आप छोड़ दीजिए, न्यूनतम मजदूरी तक ज्यादातर जगह लागू नहीं है। काम से जब मर्जी वो छट जाना। आप अगर किसी भी इस दौरान दिल्ली का मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में ये अभी LHMC कलावती शरण अभी आंदोलन वहां पे मजदूरों का चल रहा है छटनी के खिलाफ। ये मेडिकल वर्कर्स हैं, ये पूरे कोरोना के पीरियड में जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में सर्विस दी, अपना जिंदगी का जोखिम उठा के, अभी हजारों की तादाद में उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। इनमें से एक सेक्शन है जो कलावती शरण और LHMC के वर्कर्स थे, सफाई कर्मी, 500-600 सफाई कर्मी। यूनियन की इंटरवेंशन के बाद वहां पे मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी जो बेसिक कानून है ऐसे ही लागू हो जाना चाहिए। यूनियन को इंटरवीन करना पड़ा, यूनियन बनाना पड़ा। न्यूनतम मजदूरी लागू होने के बाद उन मजदूरों का छटनी हो गया। आप बात को समझिए, ये जो पूरा जो ठेका प्रथा, ये जो पूरा असंगठित क्षेत्र का बात है, आप अगर अपना मुंह खोलिएगा, अगर आप न्यूनतम मजदूरी तक मांग लीजिएगा, तब आपका तुरंत नौकरी से छटनी होगी। तो एक जरूर जो एक जिसको हम लोग वर्ग चेतना कहते हैं कि माने मजदूरों में एक दूसरे के प्रति इस पूरे परिदृश्य को समझते हुए एक उभार, उसके सामने तो ये आप बोलेंगे कब? आप तो न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मांग पा रहे, वो आप अगर ले रहे हैं तो आपको जो है आपका छटनी हो जा रहा है। तो स्थितियां बहुत भयानक है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, वो बताए ना वो क्या नौकरी है, वो क्या नौकरी है। आज के डेट के लिए लेबर चौक पर लोगों को खड़ा होना होगा। आप संगठित क्षेत्र के नौकरी का बात कर रहे हैं, आप सैलरी जॉब का बात कर रहे हैं, क्या महीने के अंत में फिक्स सैलरी मिलेगा? क्या नौकरी के परमानेंसी का कोई गारंटी होगा? क्या इस बात का गारंटी होगा कि मुझे न्यूनतम मजदूरी ना मिले, अगर मैं बात करूं तो मेरा छटनी नहीं होगा? क्या ये नौकरियां मिलेंगी? ये नौकरियां नहीं मिलेंगी। आप देखिएगा, मैं बता दे रही हूँ क्या होगा मोटा मोटी। ये सरकार ये पहले ये काम कर चुका है। इससे पहले मुझे लगता है कुछ 3-4 साल पहले, लॉकडाउन के 2 साल पहले शायद, PF अकाउंट में कुछ लोगों ने जब उनका नाम जुड़ा, वो नौकरी कर रहे थे, PF अकाउंट में जब नाम जुड़ा तो सरकार ने कह दिया कि इतने लाख नए नौकरियां आ गए हैं। अभी देखिएगा ये ई-श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ई-श्रम पोर्टल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के नाम पे वहां पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वहां पे
ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कुछ वादा नहीं किया गया कि आपको क्या सुविधा मिलेगी, ये सब नहीं बोला गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी मजदूर हैं, आप ई श्रम में रजिस्ट्रेशन किए हैं, इनको नई नौकरी के बता दिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं, यही किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा नहीं है। रेलवे में 72,000 सीटों को खत्म कर दिया गया, आपका एयर इंडिया बिक गया, 26 PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिक गए, बैंक जो है प्राइवेटाइजेशन में, नौकरियां है कहाँ, देगा कौन? सवाल तो आप नीतिगत कुछ बताइए ना कि आप इतने लाख नौकरियां आप जो है परमानेंट फिक्स देने वाले हैं। जी जी, हम आखिरी दौर में हैं। प्रोफेसर रविंदर गोयल जी, ये जो घोषणाएं की है प्रधानमंत्री ने, आमतौर पे माना जा रहा है कि ये जो है जुमला है, कुछ लागू नहीं होने जा रहा है, और जो कुछ होगा वो इसका कोई मतलब नहीं होगा। और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयार हैं और बेकार हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये जो गैप है, ये कोई एक रास्ता क्यों नहीं ले रहा है संघर्ष का, ये कोई एक दिशा क्यों नहीं ले रहा है जो चीजों को आगे बढ़ाए और सरकार को मजबूर करे, सही मायने में जो पद खाली हैं या जो भी रोजगार के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए सरकार को करे? मैं इस मामले में 2 स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जी। एक तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो घोषणा है, अगर मैंने उसको ठीक से समझा है, तो प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियां सरकारी विभागों में देने की घोषणा की है। इसका मतलब यह है कि 10 लाख वो की है, पूरी करेंगे या नहीं करेंगे उनकी कर बात। इसलिए जो सबसे बड़ी बात है वो समझने की है कि बेरोजगारी के संदर्भ में ये ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितनी बेरोजगारी है और जो प्रधानमंत्री की घोषणा है, इसके बीच में जो गैप है, ये गैप यदि इतना बड़ा है और ये सड़क पे शक्ल क्यों नहीं ले रहा, तो मुझे जो है लोहिया की बात याद आती है कि जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो ये बयान एक आवारा संसद का बयान है। अब ये है कि शक्ल क्यों नहीं ले रहा, इसके कई कारण हो सकते हैं, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अगर अब तक शक्ल नहीं लिए तो अब फिजा बन रही है कि ये शक्ल लेगा। और मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि आने वाले समय में ये अधेर गर्दी ऐसे नहीं चलेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं, बाकी तो सुचेता जी के हाथ में है, कमान ये संभालेगी, ये शक्ल देगी तो होगा, क्योंकि बिना नेतृत्व के शक्ल नहीं ले पाते लोग। जी गिल साहब, क्या माना जाए कि ये जो पूरा प्रयोग इस समय चल रहा बीजेपी और आरएसएस का जमीनी स्तर पे, और लोगों को जो है राम नाम के नाम पर जो है जगह जगह आंदोलन, जो बजरंग दल से विश्व हिंदू परिषद, तमाम तरह के संगठन जो है कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं, उसमें काफी लोग लगा दिया गया है और जो है चिंता नहीं कर पा रहे हैं छात्र या नौजवान जो है अपने बारे में, ऐसा कुछ है? छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, सब बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत है बिखराव। यूनियन जो है, बहुत सी यूनियन बन गए, एक ही इंडस्ट्री में कई यूनियन है, जबकि एक यूनियन में काम करना चाहिए था बड़ी इंडस्ट्री में। और अनएम्प्लॉय, खासतौर पर जो दूसरा सेक्टर है, जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें तो बड़ी दिक्कत है, उसमें ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। साथ में क्या है कि लेबर यूनियंस में इतनी ज़्यादा यूनियन बन गई है, लेफ्ट भी कई यूनियन बन गई है, गैर लेफ्ट यूनियन बन गई है। इन्होंने बड़े तरीके से जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ है उसको मदद किया है इन यूनियंस ने, एक तरह से इनडायरेक्टली, क्योंकि इतना बिखराव होने के चलते कोई आंदोलन बिल्ड नहीं हो पाता जब तक इनमें यूनिटी नहीं होगी। सबसे पहली ज़रूरत है यूनिटी ऑन द ग्राउंड, और यूनिटी नहीं होगी यूनियंस में, मजदूरों के आंदोलन में यूनिटी नहीं होगी, छात्रों के आंदोलन में यूनिटी नहीं होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट छात्र उनके आंदोलन में यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम कोई नतीजे में नहीं पहुँचेंगे। उसका फ़ायदा उठाएगा बजरंग दल, उसका फ़ायदा उठाएगा बीजेपी, आरएसएस उसी का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव आंदोलन है वो बिखरा हुआ है हर मायने में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से बिखरा हुआ है। तो हमें एकता लानी होगी, जब तक हम एकता नहीं ला पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी सुचेता जी, अब आखिरी सवाल आपसे, उसी के साथ खत्म करेंगे। एक बात और कोई, हाँ बताइए कि कल का जो नक्शा है उससे कल की तस्वीर नहीं देखी जा सकती। कल तक जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वो आने वाला भविष्य नहीं होगा। यूरोप और अमेरिका में तो यूनियनाइजेशन की खबरें तेजी से आ रही हैं और हमारे यहाँ भी इसका असर पड़ेगा। मुझे लगता है अभी जो है खबर आ रही है कि ब्रिटिश रेलवे के अंदर 22, 23, 24, 25 जून को लंबी हड़ताल होने वाली है। अमेरिका में यूनियनें बन रही हैं, तो यूनियन आंदोलन हमारे यहाँ भी तेजी पकड़ेगा। मैं तो आशान्वित हूँ, बाकी आगे वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल सुचेता जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या उम्मीद की जाए आने वाले दिनों में? एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, यूनिटी। जी, बिना यूनिटी के ये नहीं अचीव हो सकता। जी, तो
आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, इस तरह कोई एक अंतर क्रिया ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन और तमाम जो दूसरे इस तरह के हैं चल रही है? जी, मैंने जो कहा कि लॉकडाउन लगने से पहले भी अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, तमाम सारे ट्रेड यूनियंस का जो महापड़ाव था 3-4 दिन का था, जिसमें अलग-अलग सेक्टर के वर्कर्स और लाखों के तादाद में वो देश भर में हजारों की तादाद में वो दिल्ली में पहुंचे। लॉकडाउन एक समय था जो डिफिकल्ट था मजदूरों के लिए, बड़े तादाद में वो शहरों से वापस गए, गाँव में गए। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि आज के दौर में अगर हम मजदूरों को देखें तो असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा है और 95% से ऊपर है, और इस दौर में ये जो इन्फॉर्मलाइजेशन है ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। ट्रेड यूनियंस के सामने यही चैलेंज है। हिंदुस्तान में जो हमने बड़े ट्रेड यूनियन आंदोलन देखे हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं देश के तमाम सारे हिस्सों में, उनमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ट्रेड यूनियंस थी उनका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज के समय में ट्रेड यूनियन का जो लीडरशिप है, ट्रेड यूनियन का जो नया जनरेशन है, उसके समझदारी में यही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूनियनाइज करने का जो तरीका है उसको हम लोगों को ढूंढना होगा। चैलेंजेस हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि जब सारे लेबर राइट्स खत्म हो रहे हैं, जिस बात को मैंने कहा कि वर्क प्लेस में आप बोलेंगे, आपका तो नौकरी का ही नहीं गारंटी है। आप तो जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, आप तो यौन उत्पीड़न के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, और आप मिनिमम वेजेस के लिए भी नहीं बोल सकते। वो तो आप रेगुलराइजेशन का डिमांड करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब तो भूल जाइए। और ये जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं, इन 4 लेबर कोड से अधिकार भी छीने जा रहे हैं और यूनियन को भी, माने यूनियनाइजेशन की प्रक्रिया को भी खत्म करने का एक तरीके से ये और उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया है। तो सत्ताधारी पक्ष जो है, सत्ता जो है, जो पूंजी के पक्ष में रहने वाली सरकार, उन्होंने तो समझ लिया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को तोड़ने से ही मजदूरों का, वर्क प्लेस में मजदूरों का जो एकता है, मजदूरों का जो संगठन है, उसको तोड़ा जा सकता है। तो आज के डेट में ट्रेड यूनियन के सामने ये सवाल है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हम लोग कैसे संगठित करें। अगर वर्क प्लेस में संभव नहीं है तो वर्क प्लेस के बाहर, लेकिन यही चैलेंज है और यकीन मानिए ये काम हो रहा है। आज हिंदुस्तान में भी नए जनरेशन के ट्रेड यूनियन के सामने यही सवाल है। चलिए, अच्छी बात है। अगर सुचेता जी जो कि मजदूरों की नेता हैं और उम्मीद जता रही हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह कोई एक गोलबंदी बढ़ेगी और संगठित होगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जो मजदूरों के अधिकार हैं लगातार छीने जा रहे हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, और जो इस तरह किसी भी आंदोलन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर कि वो उसमें भागीदारी कर सकें और खड़े हो सकें। ऐसे में जो छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, कैंपसेज में है या कैंपस के बाहर अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, एक बड़ी उम्मीद की किरण बन जाते हैं। हमको लगता है उस तरफ भी देखना चाहिए, और इसी के साथ अगर जो कोई एक फोर्स बन सके और कोई एकता बन सके आपस में, तो हमको लगता है चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बहरहाल हम लोग उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इस तरह कोई एक एकता बने और इस तरह कोई आंदोलन खड़ा हो। आप सभी मेहमानों का है बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर कल हम लोग जो है इसी जगह इसी समय मिलेंगे। और हमारे दर्शकों को भी जनचौक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया सबके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। खास करके सुचेता जी का। नमस्कार।